नमस्कार दोस्तों, स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेल जो टेक्नोलॉजी है ना, ये लुइस ब्रेल के द्वारा डेवलप की गई थी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो इनको दिखाई नहीं देता, वो रीड और राइट कर सकते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत वापस आए थे ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में वर्ल्ड हिंदी जो पहला कॉन्फ्रेंस था हेल्ड किया गया था। और इसका बेसिकली एम ये है कि हिंदी को ग्लोबली प्रमोट किया जाए। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का ये बर्थ एनिवर्सरी है। और स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम जो है नरेंद्र नाथ दत्ता है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, और चिकागो जो कि अमेरिका में है 1893 में वर्ल्ड रिलीजियन पार्लियामेंट जो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे इन्होंने संबोधित किया था वहाँ की जनता को। और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, क्योंकि के एम करियप्पा जो थे, जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने कमांडर इन चीफ का जो है पदभार संभाला इन 1948। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी का। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये फोकस करता है बेसिकली ऑन गर्ल चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों चीज़ें 25 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। 26 जनवरी, ये सभी को पता है, रिपब्लिक डे, क्योंकि इसी दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पता होगा तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को अडॉप्ट किया था। इंटरनेशनल कस्टम डे भी 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी है। और उसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली चलाई थी, महात्मा गांधी के ऊपर। और जनवरी का जो लास्ट संडे होता है, उस लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लेप्रोसी जो डिसीज है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा सके। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसार एक जो कि प्लेस है ईरान में, वहाँ पे रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था, जिसके तहत जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो वेटलैंड प्रेजेंट हैं, जो इंटरनेशनल रूप से इम्पोर्टेंस हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन चाइल्ड साइंस, बेसिकली महिलाओं में, लड़कियों में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब जो फील्ड हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए इस डे को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, और ये बेसिकली फोकस करता है कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके प्रति ये इसका मेन टारगेट होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 21 फरवरी को, ये इसमें जो मेन इनिशिएटर है वो बांग्लादेश है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, क्योंकि 28 फरवरी ये बेसिकली मार्क करता है कि जो सीवी रमन जी के द्वारा रमन इफेक्ट खोज किया गया था, इस इवेंट को जो है बेसिकली ये डेट जो है सिंबलाइज करता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को
4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 15 मार्च कंज्यूमर राइट्स डे, 18 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे में, यानी किस दिन हमको सोना चाहिए। बेसिकली सोने का दिन हमारा 18 मार्च है। 18 मार्च बेसिकली स्लीप डे इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाया जाए कि स्लीप का भी इम्पोर्टेंस है फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे, स्पैरो डे। 21 मार्च को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे। ये बेसिकली इसका टारगेट है कि जो रेसिज्म होता है उसको प्रिवेंट किया जाए। वर्ल्ड पोएट्री डे और फॉरेस्ट डे, ये तीनों जो डे हैं ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च आज है। बेसिकली आज क्या है, 22 मार्च, और आज क्या कौन सा डे है, वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को मेट्रोलॉजिकल डे, और शहीद दिवस भी 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 का दिन वो है कि जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जी को इनको फांसी दी गई थी। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, 25 मार्च को स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे एंड 27 मार्च को थिएटर डे। ये कुछ 3 मंथ के जो है इम्पोर्टेंट डे थे। हम ऐसे 3-3 मंथ करके हम डिस्कस करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे ताकि चीज़ें याद हो जाएं। नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, और मौलिंग नेशनल पार्क। ये देखिए आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इस वाले स्टेट में आप मैप भी देखते रहिएगा, यहाँ पे है नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क। असम में आपका ये असम है, काजीरंगा, जहाँ पे एक सींग वाले आपको राइनो देखने को मिलेंगे। मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नामेरी ओरांग। और मणिपुर जो कि अभी काफ़ी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज था। यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मेघालय यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेघालय में आपका नोकरेक एंड बालफाक्रम नेशनल पार्क। मिजोरम में आपका फावन गुईपुई, जिसको ब्लू माउंटेन भी नेशनल पार्क बोलते हैं, और मुरलेन नेशनल पार्क। नागालैंड में इंटकी नेशनल पार्क, नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है। ये स्टेट के सामने देखिए लिखा भी है कि उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। त्रिपुरा में आपका ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो तीनों साइड से जो है एक फॉरेन कंट्री से घिरा हुआ है, और वो फॉरेन कंट्री कौन है, बांग्लादेश। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन जिसको राजबारी नेशनल पार्क बोलते हैं, ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा, गोरुमारा, जालदापरा जहाँ पे राइनो के लिए फेमस है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है और ये आपका है वाल्मीकि नेशनल पार्क। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। उड़ीसा में आपका है भितरकनिका जो क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये हमने इतने स्टेट का हमने नेशनल पार्क कवर कर लिया। अब इसको हम इसी प्रकार कुछ स्टेट को चूज़ करते हुए हम स्टेट वाइज भी इसका रिवीजन करेंगे। डेली 5-5, 6-6 स्टेट चूज़ करेंगे और वहाँ पे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। देखिए पार्लियामेंट जब चलती है तो बेसिकली वहाँ पे कुछ टर्म यूज होते हैं किसी वर्क करने के लिए, तो उसी प्रकार एक समन का आप सुनते होंगे कि पार्लियामेंट को समन किया गया, पार्लियामेंट को प्रोरोगेट किया गया। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट को समन और प्रोरोगेट किया जाता है ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि जो संविधान का आप आर्टिकल 74 देखेंगे उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को क्या करें, एडवाइस करें फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ इस टाइम पे आप जो है पार्लियामेंट को बुलाइए, सेशन इस टाइम पे रखिए, तो प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हाँ पार्लियामेंट का सेशन इस डेट से इस डेट तक होगा। तो इसको बेसिकली जब जैसे स्कूल नहीं ओपन होता कि हाँ जो 26 इस तारीख से इस तारीख तक स्कूल ओपन होगा, ठीक है, तो वो हो गया बेसिकली समन, मतलब हाउस का जो है स्टार्ट होना कब से होगा, कब तक हाउस चलेगा। अब प्रोरोगेशन मीन्स होगा कि जब
सेशन कोई भी है वो कब वो ख़त्म हो रहा है, एंड ऑफ सेशन होता है। जैसे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, आप अगर जानते होंगे तो बजट, मानसून एंड विंटर। तो मान लीजिए बजट सेशन को प्रेसिडेंट ने बुलाया कि हाँ बजट सेशन इस डेट से इस डेट चलेगा, वो समन हो गया। जब पूरे बजट वाले काम समाप्त हो गए तो अब बजट सेशन को एंड करना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हाउस को प्रोरोगेट कर देंगे। और सेंटर के केस में हाउस का जो प्रोरोगेशन समन होता है प्रेसिडेंट करते हैं, और स्टेट के केस में गवर्नर करते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें प्रेसिडेंट या गवर्नर जो करते हैं, तो ये या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि सेंट्रल के केस में, या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में करते हैं इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए लोकसभा में ऐसा तो है नहीं कि केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो काम कर लें, बहुत क्लर्क टाइप वर्क भी करने होते हैं, तो अदर सपोर्टिव स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो उन स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली प्रेसिडेंट में पावर है कि प्रेसिडेंट उन सपोर्टिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन ऑन कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा, और इन द केस ऑफ द राज्यसभा इस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। प्रेसिडेंट इनसे कंसल्टेशन करने के बाद ही जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। देखिए ये 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 8th शेड्यूल में टोटल इस समय कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं। और जब संविधान हमारा इफेक्ट में आया था ना, जब संविधान इफेक्ट में आया कब, 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे जो है केवल 14 लैंग्वेज जो है हमारा किस में था, संविधान में था। उसमें ये जो है 14 लैंग्वेज थी। और इसमें जो आप देख रहे हैं उड़िया, बेसिकली उस समय इसका नाम था उड़िया। तो 96th अमेंडमेंट 2011 के तहत इस उड़िया वर्ड को चेंज करके उड़िया कर दिया गया। और ये जो 3 लैंग्वेज हैं, सिंधु, कोंकणी, मणिपुरी, जिसको आप याद कर सकते हैं, ये सिंधी कोंकणी नहीं, ये यहाँ तक तो 14 लैंग्वेज हो गई है। सिंधी नहीं, सिंधी लैंग्वेज आपकी ये 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड की गई, ये आपकी 15वीं लैंग्वेज हो गई। और उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड की गई। और इसको याद करने का तरीका है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो अब आपकी लैंग्वेज कितनी हो गई, 18। और 4 लैंग्वेज जो बची ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ऐड की गई। इसमें आपके बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो इसको आप याद कर सकते हैं बोडो मास। जबरवान माउंटेन रेंज ये कश्मीर वैली में स्थित है, और ये बेसिकली पीर पंजाल रेंज है और ग्रेट हिमालय जो रेंज है इसके बीच में ये लाई करती है जबरवान माउंटेन रेंज। और ये जैसे ये जबरवान माउंटेन रेंज है, तो इसके आप आगे देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका डल लेक स्थित है। और इस माउंटेन रेंजिंग में, जबरवान माउंटेन रेंज में, यहीं पे आपको डिफरेंट मुगल गार्डन जैसे सलीमार, निशात बाग ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी है। दाचिंगम नेशनल पार्क जो कि बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये यहीं पे स्थित है जम्मू कश्मीर में। हाईएस्ट पीक जबरवान माउंटेन रेंज की महादेव पीक है। और यहाँ पे शंकराचार्य की टेम्पल लोकेटेड है ऑन द एज ऑफ दिस जबरवान माउंटेन रेंज। एलिफेंटियासिस लिम्फेटिक फाइलियारिसिस, बेसिकली फाइलेरिया, जिसका अभी गवर्नमेंट ने जो है दवा भी स्टार्ट की है वैक्सीन टाइप की, और लोगों के घर घर जाके जो है टैबलेट दी जाती है ताकि उनको फाइलेरिया की बीमारी ना हो। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 तक फाइलेरिया की जो बीमारी है ये इंडियन कॉन्टिनेंट से, जो इंडियन जो टेरिटरी है इससे जो है एलिमिनेट कर दिया जाए। ये एक वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिसीज है। और ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम ह्यूमन का, उसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, देखेंगे आप जो लिम्फ्स हैं हाथ पैर में सूजन आ जाती है। कभी कभी आप देखते तो इसे गांव में लोग हाथी पाँव भी बोलते हैं। और बेस पैरासाइट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये राउंड वार्म्स हैं। अब मेन जो पैथोजेंस है ना, उचेरिया है जो कि 90% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना कि ये वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिसीज है, यानी जो वेक्टर इसमें इन्वॉल्व है जो इसको स्प्रेड करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ये है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो।
ये एक टाइप का निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की कैटेगरी में आता है। और निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ ऐसे डिसीज़ होते हैं कि जो बेसिकली जो गरीब तबका होता है सोसाइटी का और जो ट्रॉपिकल पॉपुलेशन है उनको ये बीमारी होती है। अब जब गरीब को बीमारी होगी, जब जो ऐसा रीजन है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ रीजन है उस एरिया में अगर कोई बीमारी हो रही है तो जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है उस पर उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर अभी अफ्रीका कंटिनेंट पे कोई बीमारी आ जाए तो उसका इलाज खोजने में बहुत टाइम लगेगा। और यह कोविड जब 19 आया था इसकी वैक्सीन बहुत कम टाइम में खोज ली गई, बना ली गई। क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड रीजन को भी अफेक्ट कर रही थी, बड़े बड़े देश इसमें जो है अफेक्टेड हो रहे थे। जो मिल्क होता है बेसिकली एक मिल्क जो है एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर होने के कारण ना इसमें ईस्ट फॉर्मेशन की संभावना ज़्यादा होती है। अगर दूध को आप ऐसे ही मतलब दूध आप निकालने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो मिल्क मैन होते हैं बेसिकली इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ऐड करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है। और ये जो एसिडिटी है मिल्क की उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि जो मिल्क की फ्रेशनेस और क्वालिटी जो है मेंटेन रहती है। और इसमें बनाना लिप भी डालते हैं कभी कभी, क्योंकि वो भी जो है बेसिक नेचर का होता है और ईस्ट फॉर्मेशन को रोक देगा और मिल्क की जो फ्रेशनेस और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। और एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जो मदर मिल्क होता है ना, मदर मिल्क, इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये डेफिशिएंट होता है आयरन में। रॉकेट रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है उससे पहले, उसको लॉन्च करने से पहले दो टाइप की टेस्टिंग की जाती है, जिसको बोलते हैं वेट ड्रेस रिहर्सल एंड ड्राई ड्रेस रिहर्सल। बेसिकली सिंपल सा आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास कोई बाइक है तो आप पहले बाइक को बाहर निकालिए घर से बाहर, ठीक है। अब जहाँ से आपको उसको स्टार्ट करके जाना है वहाँ आपने बाइक खड़ी कर दी। उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट्स चेक करिए कि हर कंपोनेंट सही से अपने स्थान पे है कि नहीं। सीट बेल्ट है कि नहीं, उसको खोल के देखिए, सीट के नीचे ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो आपको नुकसान पहुंचा सके। टायर में हवा है कि नहीं, हर चीज़ें आप चेक करिए। तो वो बेसिकली क्या हो गया, ड्राई ड्रेस रिहर्सल। उसके बाद आप क्या करिए, बाइक को अब स्टार्ट करिए लेकिन एक्सीलेटर मत लीजिए, ठीक है। बाइक को स्टार्ट कर दीजिए, नहीं एक्सीलेटर आप लीजिए लेकिन क्लच नहीं छोड़िएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़े, ऐसा चीज़ करिए। तो इससे ये क्या है, ये बेसिकली वेट ड्रेस रिहर्सल है। तो यही चीज़ सेम रॉकेट के केस में होता है कि ड्राई ड्रेस रिहर्सल में रॉकेट को उसके जहाँ से लॉन्च किया जाना है वहाँ पे रख देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी फ्यूल नहीं डालते हैं। देखिए क्रायोजेनिक फ्यूल नॉट फ्यूल, क्रायोजेनिक फ्यूल क्या, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज किया जाता है रॉकेट में। और इंजन को स्टार्ट भी नहीं किया जाएगा, रॉकेट को देखिए लॉन्च पैड पे रखा ही रह जाएगा। और उसके बाद उसके पूरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर चीज़ चेक किया जाएगा। और वहाँ पे जो लॉन्च जहाँ से उसको लॉन्च मेंटेन किया जाएगा उससे कम्युनिकेशन देखा जाएगा कि हर चीज़ सही है कि नहीं। तो बेसिकली देखिए ये क्या, ये वेरीफाई करता है कि जो ग्राउंड सिस्टम है और जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं वो सब चीज़ सही है कि नहीं। और जब वेट ड्रेस रिहर्सल केस में ये लॉन्च पैड पे रखा जाएगा और ये देखिए विदाउट लिफ्ट ऑफ, इसमें लिफ्ट ऑफ नहीं किया जाएगा, बाकी हर चीज़ें परफॉर्म की जाएगी। देखिए रॉकेट को लॉन्च पैड पर प्लेस कर दिया जाएगा, क्रायोजेनिक फ्यूल इसमें फिल कर दिया जाएगा, क्रायोजेनिक स्टेज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली टेस्ट करता है कि जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं उसमें जो टेक्निकल टेस्टिंग जो टेस्टिंग के सीक्वेंस इन्वॉल्व है सब कुछ सही है कि नहीं। स्पिरिचुअल ट्रायंगल ऑफ इंडिया, ये अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज। अयोध्या फेमस है राम जन्मभूमि टेम्पल के लिए, वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए, एंड प्रयागराज में लेटे हनुमान टेम्पल, लेटे हुए हनुमान जी का मूर्ति है, वहाँ पे एक मंदिर भी बना है, उसी मंदिर को बोलते हैं लेटे हनुमान टेम्पल। अराकू कॉफ़ी, बेसिकली अराकू वैली जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है उस वाले रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। और इसको जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ना वो बेसिकली ग्रो करते हैं बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड्स। इसको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने गिरिजन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसके द्वारा भी इसको प्रमोट कर रही है। इस कॉफ़ी का बेसिकली इसमें एसिडिटी होती है, हल्का टाइप की एसिडिक नेचर की यह कॉफ़ी है। और इसका जो अरोमा है, जो सुगंध है ना वो डिस्टिंक्ट है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया है
अब ब्राज़ील बॉर्डर शेयर करता है ऑल साउथ अमेरिका कंट्री एक्सेप्ट चिली इक्वाडोर। ये आप ब्राज़ील को देख सकते हैं, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील को आप देखिए, ये चिले है, ठीक है। चिले से जो है ये बॉर्डर नहीं शेयर करता है। और उसके बाद ये आपका इक्वाडोर है। इन दो, अगर आप साउथ अमेरिका कंटिनेंट को छोड़ देंगे तो ब्राज़ील बाकी सभी कंट्री से जो है बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे पेंटानॉल जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड का, जो कि ब्राज़ील में लोकेटेड है। अब पैटोस लगून है, ये लार्जेस्ट लगून है ब्राज़ील का। अब लगून क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ये पानी गया और किसी टेरिटरी में, और इसको जो है यहाँ से ये कट गया, पानी जाके यहाँ भर गया और ये वापस समुद्र चला गया, तो ये क्या बन गया, लगून। ब्राज़ील की जो सॉइल है ना, इसको टोरा रॉक्सा सॉइल बोलते हैं। और ये बेसिकली रेड पर्पल कलर की होती है और ये फर्टाइल सॉइल है। और ये बेसाल्टिक वॉल्केनिक ओरिजिन की है और ये कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो आपसे पूछे कि जो ब्राज़ील की सॉइल है टेरा रॉक्सा, ये किसके लिए फेमस है, तो ब्राज़ील ये कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। अब ब्राज़ील आप सुनते होंगे कि वहाँ पे ब्राज़ील में एक अमेजॉन बेसिन स्थित है, वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का ये। और इसमें ये बेसिन बेसिकली कोई रिवर होती है ना, कई रीजन को कवर करती है। जैसे ये ऐसा तो है ना कि एक स्टेट को कवर करेगी, इसमें कई रीजन से पानी आ रहे हैं, तो ये पूरा जो रीजन होता है ना, बेसिकली ट्रिब्यूटरी को भी मिला के इसको बोला जाता है बेसिन किसी भी रिवर का। तो जो अमेजॉन बेसिन है ना, वो ये दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है वर्ल्ड का। और इसमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ये सब स्टेट इसके अंदर में कवर होते हैं अमेजॉन बेसिन में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और रेन फॉरेस्ट बेसिकली क्या यूज है, ये कार्बन को सिंक करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट होते हैं वो फूड फॉर्म करते हैं, और उसमें जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो हमारा जो, अगर आप बोल सकते हैं ना, तो अमेजन फॉरेस्ट को आप लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम होता है। फॉरेस्ट नेम, ये डेंस इक्वाटोरियल फॉरेस्ट है। और इस इक्वाटोरियल फॉरेस्ट को ना ब्राज़ील में ट्रेडिशनली, मतलब पुराने ज़माने से सेल्वास बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कॉफ़ी में एक बंदरगाह को क्या बोला जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ग्राम ऑफ गोल्ड के रूप में इशू किए जाते हैं, जिस पे 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। अब मिनिमम आप 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम अगर बात की जाए तो जो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये 4 kg पर ईयर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो ट्रस्ट है वो 20 kg पर ईयर। इसका टेन्योर जो मैच्योरिटी पीरियड है ये 8 साल है, लेकिन 5 साल के बाद जो है एग्जिट अलाउ है। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। जैसे इसको आप सेकेंडरी मार्केट में इसको ट्रेड करेंगे, फिर वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, उस पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके मैच्योरिटी के बाद इसको इसको रिडीम कराया, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर जो है आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसको कोलैटरल के रूप में यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ लोन। और जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इस पे जो बेसिकली जो हम और आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो हम बेसिकली इस पर अर्निंग करेंगे वो तो 1-2.5% इंटरेस्ट है जो कि गवर्नमेंट देगा, और क्योंकि वो फिक्स है। और जब इसको हम, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, उस केस में भी क्या है, अप्रिसिएशन होगा, तो वहाँ से भी तो प्रॉफिट जनरेट होगा। गोल्ड ETF, यानी गोल्ड ETF मीन्स क्या हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, वो गोल्ड ETF को इशू करती हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड। एक ETF यूनिट की बात की जाए तो ये लगभग 1 ग्राम गोल्ड होता है। लेकिन इसको इशू करने से पहले ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, ये अपने पास जितना इनको इशू करना है, अगर इनको 10 ग्राम का ETF इशू करना है, तो ये 10 ग्राम गोल्ड फिजिकल अपने पास रख लेंगी, उसके बाद ही इशू कर सकती हैं। और इसको जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है।
और इसको भी कोलेटरल फॉर लोन के लिए यूज किया जा सकता है। ये देखो, थ्रू आउट डे सिक्योरिटी मार्केट में इसे ट्रेड किया जाता है। मेडिवल इंडिया में जो मामलूक थे ये स्लेव ऑफिसर होते थे। जहांदारी, ये लॉ जो सुल्तान के द्वारा जो रूल बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उसको जहांदारी बोला जाता था। जवाबित, ये स्टेट लॉस होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता था। वकील डर, मैनेज करते थे बेसिकली वकील दर ये रॉयल हाउस होल्ड को। दीवान इस्तेकार, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड चैरिटी था। डर उल जर, ये मिंट डिपार्टमेंट जहाँ पे मिंटिंग की जाती थी, जैसे कॉइन्स की मिंटिंग नहीं होती, रुपए छापे जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, उस टाइम पे बोला जाता था दर उल जर। अमीर बहर, ये कंट्रोलर ऑफ नेवी होते थे। ओलिव रिडले टर्टल्स, ये कॉर्निवोरस होते हैं। कॉर्निवोरस वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली किस पे, जो फ्लैश होता है ना, मांस, उस पे जो है सर्वाइव करते हैं। देखिए इनका जो फीड है अगर बात की जाए तो प्रे इनका जेली फिश, मोलस्कस, क्रस्टासियंस, स्मॉल फिश, ये ओलिव रिडले टर्टल्स इसको खाते हैं। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के तहत ये शेड्यूल 1 में मेंशन है। और जो भी ऑर्गेनिज्म या वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 में मेंशन होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। IUCN में स्टेटस वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये मेंशन है। मेजर नेस्टिंग साइट की बात की जाए तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में ऋषिकुल्या रिवर है, ये आप देख सकते हैं कि ये ऋषिकुल्या रिवर है, ठीक है। तो इसके माउथ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, और ये जो गाहिर माथा जो बीच है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो एक तरह से उड़ीसा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडले टर्टल्स का। और जब ये मास नेस्टिंग होता है, बेसिकली मास नेस्टिंग मीन्स क्या आप समझ रहे हैं, मतलब ये जब अंडे देते हैं उसी को बोल रहे हैं मास नेस्टिंग। तो इस पूरे इवेंट्स को, मास नेस्टिंग जो इवेंट होता है ना, इसको बोलते हैं अरीबाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अरीबाड़ा, और ये स्पेनिश वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है अराइवल। और 1000 ऑफ फीमेल्स जो है शोर पे आती हैं एक साथ, और वो जो है अंडे जो है ले करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ओलिव रिडले टर्टल्स की, तो ये ईस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग में आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ताकि इनका प्रोटेक्शन किया जा सके। बेसिकली प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल्स, इलीगल इनकी जो ट्रैवलिंग्स हो रही है उसको रोका जा सके। फिशिंग जो रिस्ट्रिक्शन है ड्यूरिंग द नेस्टिंग सीजन, इन कोस्ट पे रोका जाए। बैक्टीरियन कैमल बेसिकली लद्दाख के जो नुब्रा वैली है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो है 2 हम्प्स वाले हैं, इनके देखेंगे तो 2 हम्प्स निकले हैं। ये स्टीम कोल्ड एटमॉस्फेयर में भी अडॉप्टेड हैं, और ये थिन एयर वहाँ पे लद्दाख क्या है, प्लेटू हाई रीजन पे है, हाइट पे है काफ़ी, तो 15,000 फीट पे भी वहाँ पे एयर का जो कंपोजिशन होगा वो बहुत थिन होगा, तो वहाँ पे भी ये अडॉप्टेड हैं बैक्टीरियन कैमल। मिनिमल वाटर और फीड की अवेलेबिलिटी में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इन द लिस्ट ऑफ IUCN। और इंडिया में जो पॉपुलेशन है बैक्टीरियन कैमल की, इसको डोमेस्टिकेट किया गया है। टेलिंग बेसिकली रेजिडुअल वेस्ट होते हैं जो कि ओर प्रोसेसिंग के बाद बच जाते हैं। तो जैसे ओर है, तो ओर से ऐसा तो है नहीं कि ओर से हमको, ओर में जो है वेस्ट मटेरियल्स भी होता है, जो हमारा डिजायर्ड मटेरियल है वो स्मॉल अमाउंट में ही होता है। तो ओर को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और जब ओर को प्रोसेस किया जाएगा तो उसके बाद हमको जो है जो डिजायर्ड हमारी मेटल होता है वो मिलता है। तो डिजायर्ड मेटल तो हमने ले लिया, जो बाकी वेस्ट है हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये जो डिस्कार्ड वाला मटेरियल है इसी को बोलते हैं टेलिंग। और इसमें देखिए क्या होता है, बेसिकली फाइन रॉक पार्टिकल्स, वाटर, क्योंकि अब प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें वाटर भी मिलाते हैं ना, स्लरी। अगर आप पूरा मेटल और से प्रोसेसिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो जो बाद में रिमेन्स बचता है वो स्लरी के फॉर्म में होता है। केमिकल रेजेंट्स यूज, जो भी केमिकल्स यूज किए गए हैं और प्रोसेसिंग के, वो भी मिक्स होता है टेलिंग्स में। हैवी मेटल्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल सेंसिटिव मटेरियल्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं टेलिंग्स में। तो अब देखिए टेलिंग्स को बेसिकली स्टोर किया जाता है। ये टेलिंग को अगर आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे वाटर में, तो ये जो हमारा डैम है उसको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सॉइल और वाटर को कंटेमिनेट कर देता है।
तो इसीलिए टेलिंग से अभी बात चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एफर्ट कर रही है कि हमको ऐसी स्कीम लॉन्च करें कि जो टेलिंग बच रहा है उसमें जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है ना उसका भी एक्सट्रैक्शन किया जा सके। पावर्टी एस्टिमेशन कुछ कमेटी बनी थी। दांडेकर एंड रथ कमेटी 1971 में फॉर्म हुई थी। ये कमेटी पहली सिस्टमैटिक पावर्टी स्टडी कमेटी थी जिसने कैलोरी इनटेक मेथड को लिया कि रूरल एंड अर्बन एरिया में कितनी पावर्टी है उसको डिटरमाइन करने के लिए कैलोरी डिटरमाइन की कि अगर कोई पर्सन इतना कैलोरी इनटेक कर रहा है मंथली बेसिस पे तो वो पुअर नहीं है या पुअर है, पावर्टी लाइन इस बेसिस पे डिटरमाइन की। लकड़वाला कमेटी 1993 में, ये कमेटी बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक पावर्टी लाइंस को बताई कि जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर स्टेट की अलग अलग पावर्टी बताई ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी नॉर्म्स। और इस कमेटी ने CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर को यूज किया फॉर द प्रेडिक्टिंग पॉवर्टी लाइंस फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इंटेक। तेंदुलकर कमेटी 2009, ये कमेटी ने बेसिकली जो कैलोरी बेस्ड अभी तक मेथड चला रहा था कि कोई कैलोरी कितना कैलोरी कंजप्शन कर रहा है उससे उसकी पावर्टी डिटरमाइन हो रही थी, उस मेथड से इस कमेटी ने अलग मेथड दिया। इस कमेटी ने हेल्थ, एजुकेशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे कोई कितना खर्चा कर रहा है, कितना उसको एक्सेस है, इस चीज़ को भी इंक्लूड किया फॉर दी डिटरमाइनिंग पावर्टी लाइंस। रंगराजन कमेटी 2012 में फॉर्म हुई। इस कमेटी ने जो पावर्टी लाइन सेट की वो तेंदुलकर कमेटी से हायर पावर्टी लाइन रहेगी। ये सिंपल सी लॉजिक सी भी बात है क्योंकि जो 2009 और 2012 में जो महंगाई का लेवल रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो अगर 2012 में आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, तो जो पावर्टी लाइन 2012 में फॉर्म होगी तो वो पिछली वाली जो कमेटी की पावर्टी लाइन होगी उससे तो ज़्यादा ही होगी। और इसमें जो फूड बास्केट और नॉन फूड जो बास्केट था उसके एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड किया गया और ज़्यादा आइटम को इंक्लूड किया गया। रिवेन्यू बायोवेंसी बेसिकली बताता है कि जो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स हैं इन द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू वो कितना अच्छा है इन कंपेरिजन टू GDP। अगर GDP 1% चेंज हो रहा है तो जो रिवेन्यू का कलेक्शन है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। तो रिवेन्यू बायोवेंसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन GDP। ये बेसिकली शो करता है कि हाउ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स रिवेन्यू डिपार्टमेंट इज इन कलेक्टिंग द टैक्स इन चेंजेस इन द इकोनॉमी। अब देखिए अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका मतलब बेसिकली हो गया कि आपका जो रिवेन्यू ग्रो है वो फास्टर है देन GDP। ग्रेटर देन 1 है तब, अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब सेम ग्रोथ है, मतलब अगर 10% आपका GDP बढ़ा तो 10% आपका रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ा। अगर लेस देन 1 है तो आपका जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है वीक है। ये रिवेन्यू बायोवेंसी बेसिकली इंडिकेट करता है कि टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है कितना एफिशिएंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में लॉन्च हुई। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम के तहत एनुअली 5 करोड़ पर सांसद को एलोकेट किए जाते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ये MP अपने एरिया में या दूसरे एरिया में एक ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट करें। पर्सनल नहीं देख रहे हैं ना, कम्युनिटी एसेट्स कि जैसे रोड्स, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। अब देखिए इस पे काम क्या होता है, जो MP होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं किसी रीजन में अगर मान लीजिए उनको वर्क करवाना है तो उस वर्क को वो रिकमेंड करते हैं। केवल वो डायरेक्टली इनको फंड आता भी नहीं, ये केवल रिकमेंड करेंगे कि इस एरिया में इस रीजन में एक स्कूल बनना चाहिए, मान लीजिए उन्होंने बोल दिया। तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होगी वो फंड को रिलीज करेगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली फंड को रिलीज करेगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है इस फंड का यूज करके स्कूल को बनवाएंगे। और इस स्कूल को जो बनवाया जाएगा जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है, ये इसका जो फंड होगा ना कई इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये नॉन लैप्सेबल फंड है। और लोकसभा जो MP होते हैं ये केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं। राज्यसभा MP ये एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं विद इन द ईयर स्टेट वहाँ पे ये रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड MPs होते हैं ये एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टेट में ये रिकमेंड कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली होती है कि वर्क को कंप्लीट करवाएं, क्योंकि फंड जो है इन्हीं के पास आता है,
तो इनके पास ये मैंडेटरी किया गया है रूल में कि इनको कम से कम 10% जो वर्क है हर साल कंप्लीट करना है जो इनके अंडर में है। अगर इनको ये स्कूल बनवाना है तो अगर मान लीजिए स्कूल का जितना भी हिस्सा है ना उसका 10% काम इनको पर ईयर एटलीस्ट कम से कम करना ही करना है। और जितना भी फंड जो 5 करोड़ मिल रहा है उसमें से 15% कम से कम यस जो शेड्यूल कास्ट एरियाज है वहाँ पे कम्युनिटी एसेट क्रिएट करना है। और 7.5% कम से कम शेड्यूल ट्राइब्स एरिया वाले में कम्युनिटी एसेट जो कि ड्यूरेबल नेचर का हो क्रिएट करना है। ये आर्टिकल 46 के तहत ये अलाइन है ये वाला प्रोविजन, क्योंकि आर्टिकल 46 बेसिकली डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बोलता है कि जो SC एंड ST एरिया है उनमें एजुकेशनल इकोनॉमिक ये हमको प्रमोट करना है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे MP जो है रिकमेंड कर सकते हैं आउटसाइड दियर कंस्टिट्यूएंसी भी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए। इन केसेस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो लोकसभा राज्यसभा नॉमिनेटेड MP किस केस में कहाँ कहाँ पे वो रिकमेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि वो कहीं भी कर सकते हैं आउटसाइड दियर कंस्टिट्यूएंसी स्टेट, जब नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल आए, डिजास्टर का सवाल आए और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो, तो वो अपने आउटसाइड भी वर्क रिकमेंड कर सकते हैं। और ये अमाउंट एक साल में लगभग कम से कम अप टू मतलब मैक्सिमम 25 लाख पर ईयर ही हो सकता है। इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जिसका बेसिकली फंक्शन है कि इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे संबंधित पॉलिसी बनाना, फंड को रिलीज करना, गाइडलाइन इशू करना किसी वर्क को करने वाले के लिए, और इसका जो है मॉनिटरिंग करना, एवेल्यूशन करना, जो भी वर्क इसके थ्रू क्रिएट हुआ है। वाटर का अर्थ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओशियन में जो वाटर है 97.3% है जो कि सैलिन नेचर का है, और फ्रेश वाटर केवल 2.7% लगभग स्थित है। अगर इस 2.7% वाटर को हम ब्रेकअप करें तो आप देखेंगे कि आइस कैप्स, ग्लेशियर, पोलर आइस में लगभग 2% वाटर स्थित है, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, इनलैंड्स एंड साल्ट लेक्स 0.009%, एटमॉस्फेयर में 0.0019%। वाटर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के फॉर्म में है ये इतना परसेंट है। और रिवर में जो वाटर प्रेजेंट है देखिए, अब यहाँ से आपसे ये पूछेगा, सीक्वेंस पूछ सकता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिवर से कम है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर में वाटर का स्टोरेज ज़्यादा है कंपेयर टू द रिवर्स। इस टाइप का जो है कंपेरिजन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1988 में साइन किया गया, और जो बेसिकली 27 जनवरी 1991 से इफेक्ट में आया। ये बेसिकली इसमें ये एग्रीमेंट किया गया है कि जो दो इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों देश हैं, जब ये आपस में इनकी अगर लड़ाई होती है तो ये एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं करेंगे। अब इसके लिए जानकारी होनी चाहिए दोनों देशों को कि किसका न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पे है। तो मोस्टली 1 जनवरी को हर साल इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन का, जिसमें ये होती है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं उसकी डिटेल लोकेशन दी जाती है, ताकि जब अगर अटैक हो फिर कभी तो उसमें एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट ना किया जाए। कैनाबिस कल्टीवेशन, ये बेसिकली गांजा की खेती होती है, गांजा बोलते हैं कैनाबिस की। ये अंडर दी NDPS एक्ट, जिसको नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत रेगुलेट किया जाता है, और इसका कल्टीवेशन स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है। इंडस्ट्रियल हेम्प को अलाउड किया गया है कि वो इसका कल्टीवेशन कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इलीगल कल्टीवेशन करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसका यूज किया जाता है बेसिकली जैसे फाइबर, जैसे जो फाइबर वाली इंडस्ट्रियां हैं वो क्या करती हैं, इसको ग्रो परमिशन लेके ग्रो करती हैं, तो इसका फाइबर के लिए रोप एंड टेक्सटाइल, हेम्प सीड ऑयल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेडिसिनल एप्लीकेशन, नारकोटिक सब्सटेंसेस के रूप में कैनाबिस का यूज किया जाता है। और इंडो गांगेटिक प्लेन्स में जो क्लाइमेट है ये सूटेबल है फॉर दी गांजा खेती। पिग्मी हॉग, ये विश्व में जितनी भी पिग पाई जाती हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो है स्पीसीज है पिग की वर्ल्ड में, और ये रेयरेस्ट भी है, और केवल ये इंडिया में ही पाई जाती है पिग्मी हॉग।
पिग्मी हॉग की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको असम में जो मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको पिग्मी हॉग देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे टॉल वेट एलुवियल ग्रासलैंड्स, तेराई ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इनके हैबिटेट्स हैं बेसिकली। ये डिपेंडेंट ऑन अर्ली सक्सेशन ग्रासलैंड मेंटेन्ड बाय कंट्रोल्ड बर्निंग, नेचुरल फ्लडिंग। आईयूसीएन के स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यह शेड्यूल 1 में मेंशन है, जिससे इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, जो पिग्मी हॉग है बेसिकली इंडिकेटर स्पीसीज। और ये इंडिकेट करता है कि जो जहाँ पे ये पाई जाती हैं वहाँ का जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो कितना हेल्दी है। अगर ये एब्सेंट है तो इसका मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम है ग्रासलैंड का वो बेसिकली डिग्रेड हो गया है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, दिया जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को। ये जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है, ये इसको रेगुलेट करती है, एडमिनिस्टर करती है। जब भी आपको अपने प्रोडक्ट से को जीआई टैग दिलाना है तो आपको यहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो ये 10 साल के लिए वैलिड है, और हर 10 साल बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हैं फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम्स। मियाओकी मेथड एक जापानी बोटानिस्ट थे अकीरा मियाओकी, इनके द्वारा डेवलप किया गया, जिसके तहत जो अर्बन एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे पैचेस जो लैंड के अवेलेबल होते हैं वहाँ पे जो है फॉरेस्ट्री डेवलप की जाती है। अब देखिए छोटा सा एरिया है, अभी छोटा सा अर्बन में तो बहुत छोटे छोटे एरिया पैचेस वर्ल्ड के लैंड के अवेलेबल होते हैं। अभी इस पर प्लांट को किया जाता है, बहुत पास ग्रो कर दिया जाता है। अब बहुत पास कर दिया जाएगा तो ये प्लांट क्या करेंगे, आपस में सनलाइट के लिए जो है फाइट करेंगे, इनमें कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होता है तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, उनकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है। देखिए डेंस प्लांटेशन इन स्मॉल एरिया, नेटिव स्पेसीज प्लांटेड वेरी क्लोज, और इससे कंपटीशन क्रिएट होता है जिससे वर्टिकल ग्रोथ हाई होगा, क्योंकि सनलाइट तो लेना है ना। और जब ग्रोथ होगी तो कैनोपी का फॉर्मेशन होगा। कैनोपी क्या है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये इसका देखिए ऊपर वाला हिस्से से जिससे हमको बेसिकली छाया मिलती है, ये क्या होगा कैनोपी। और जैसे नॉर्मली केस में आप देखेंगे तो काफ़ी समय लगता है कैनोपी का फॉर्मेशन होने में, लेकिन जब मियावाकी मेथड का आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे बहुत कम समय में, लगभग 10 साल के अंदर ही आपको जो है कैनोपी फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको स्पॉट प्लांटेशन भी बोलते हैं। ये एक अर्बन फॉरेस्ट मेथड है जो कि हमने डेवलप पढ़ लिया अभी। अगरवुड एक्विलेरिया, अगरवुड जो है ये एक्विलेरिया एक ट्री होता है, इससे प्राप्त होता है। और अगरवुड को लिक्विड गोल्ड ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है। ये जो आपका सेंट परफ्यूम यूज करते हैं आप, उसमें यूज होता है, ये बहुत अच्छी सुगंध होती है इसकी। ये आप एक्विलेरिया का ट्री आप देख सकते हैं। और नेचुरली रूप से अगर आप ऐसे नॉर्मली सोचिए कि इससे अगरवुड आप प्राप्त करिए तो आपको 2 से 3% ही जो है आपको अगरवुड प्राप्त होगा। लेकिन जब इसमें एक बेसिकली क्या होता है कि आप इस पेड़ में जो है इंजर्ड कर दीजिए या फंगस इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उस केस में एक्विलेरिया का जो अगरवुड है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये ट्री प्रोड्यूसेस डार्क एरोमेटिक रेजिन एज डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि जब आप इस पेड़ को आपने चोट पहुंचा दिया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये रेजिन प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिकली अगरवुड होता है, ताकि अपने आप को डिफेंस कर सके। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में भी अभी चोट लगती है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड करती है ना। कोई भी बीमारी है पैथोजन, WBC क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं, लड़ते हैं। तो उसी प्रकार ये एक अगरवुड जो क्लेरिया ट्री है वो भी प्रोड्यूस करेगा अगरवुड जो कि रेजिन के फॉर्म में, ताकि अपने आप को बचा सके। ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम, त्रिपुरा, मेघालय वाले रीजन में मिलेगा। अगरतला जो कि त्रिपुरा में है, ये इसका जो नाम है ना अगरतला, ये अगरवुड से ही आया है। इसको साइट्स अपेंडिक्स 2 में ये मेंशन है। और इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ड्यू टू परफ्यूम एंड लाइसेंस इंडस्ट्री। कोकोनट ऑयल रिच इन सैचुरेटेड फैट स्पेशली लॉरिक एसिड, कोकोनट ऑयल में आपको लॉरिक एसिड जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। और लॉरिक एसिड बेसिकली सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। और इन कोकोनट ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और ये स्किन और हेयर के लिए अच्छा है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट ऑयल का।
और टॉप स्टेट की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल हैं कोकोनट से संबंधित। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको 1981 में स्थापित 81 में स्थापित किया गया अंडर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है। इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में स्थित है। तो दोस्तों आज का इतना ही था। आज हमने आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो गया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम डेली डिस्कशन करते हैं 8:15 बजे तक। जो अभी आज आप नए आए हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और जो भी फीडबैक है इसका ज़रूर फीडबैक दीजिए। जो भी आपको कमियां लग रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपने कमेंट बताइए ताकि इसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।